नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन आर्मी जीडी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है जो आपका अग्निवीर जीडी का एग्जाम है वो पहले होने वाला है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया है। तो अब ऑनलाइन टेस्ट पहले होगा, उसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है यानी ग्राउंड होता है वो होगा। तो इस बार आपका एग्जाम मेन रहने वाला है। और जो ये मॉक टेस्ट है ये मैंने आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए बना रखा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले मॉक टेस्ट को खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में तो मैं आपको सारे आंसर बताने वाला हूँ। तो जो ये मॉक टेस्ट है ये मैंने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो उन्होंने एक मॉक टेस्ट डाल रखा था कि इस बार आपको जो टेस्ट आने वाला है ऑनलाइन टेस्ट वो किस टाइप का होगा। तो इस टेस्ट को एक बार पूरा देख लो। जो मॉक टेस्ट है आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछने वाला है। और मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको जो ये एग्जाम है अग्निवीर जीडी का इसे कैसे क्रैक करना है। तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाकी हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीके है। जीके के आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका साइंस है, उसके 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो जीके के हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखी थी? तो इजी सा क्वेश्चन है। चाणक्य ने, बाणभट्ट ने, इनमें से कोई नहीं, या आर्यभट्ट ने। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी। तो अब आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है और कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी, क्योंकि ग्राउंड पहले नहीं हो रहा, अब एग्जाम हो रहा है। और एग्जाम में आपको पता है सारे इंटेलिजेंट बंदे ही आएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, ग्राउंड तो क्लियर होता नहीं था इंटेलिजेंट बंदों से, तो आपकी जो मेरिट थे वो ठीक ठाक रहती थी। मगर अब तो भैया जो ग्राउंड क्लियर नहीं कर सकता वो भी एग्जाम दे देगा। और आपको पता है पढ़ने वालों की तो आजकल कमी है नहीं, तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलो 45 के ऊपर तो आपको सही करने हैं। और अगर आप बिना पढ़े भी करोगे तो 40 आप सही कर दोगे, मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत इजी पेपर रहता है। तो जो सिली मिस्टेक्स है उससे बचना है। अगर सिली मिस्टेक्स में फंस गए तो सिलेक्शन गई। तो 50 में से 50 के 50 सही करके आएंगे। आज एक मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको कराने वाला हूँ और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर दूंगा। तो टेंशन मत लेना, बस वीडियो को देखो पूरा, एकदम आइडिया लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो 15 जीके क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए, नर्मदा नदी, बनास नदी, लूनी नदी, या साबरमती नदी। तो अहमदाबाद का ये गुजरात में है, तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का राइट आंसर साबरमती नदी। जो अहमदाबाद सिटी है वो कहाँ है? वो साबरमती नदी के तट पर है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो ये मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना, फिर वीडियो को देखना, आंसर सारे डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड है, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो बताइए, जो भारत है उसके विदेश मंत्री अभी कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ए के एंटनी। तो बताइए कौन है जो भारत के विदेश मंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आपने एस जयशंकर नाम सुना होगा, तो पूरा जो उनका नाम है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये क्या है? ये भारत के विदेश मंत्री है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1929, 1942, 1940 या 1929। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने। बाकी मुश्किल मैं बताऊंगा कि कहाँ आप फंस सकते हो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त को 1942 को स्टार्ट हुआ था। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा फंस सकते हो आप, बाकी इजी तो सारे ही कर लेंगे, जो मुश्किल है वहाँ पर हमें गलत नहीं करना। तो राष्ट्रीय जो एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है कहाँ पर आपको बताना है? हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में। तो बताइए, जो आपके विमान है वो ज़्यादा बेंगलोर में बनते हैं, तो अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप बेंगलोर कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। कहाँ है? ये बेंगलोर में है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो कि INA था उसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या महात्मा गांधी थे। तो सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो INA की स्थापना यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी उसकी स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया। तो ये तो
फिर से बोलता हूँ लड्डू क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको ठीक करने अगर नहीं आ रहे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो 2-2 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये सारी चीज़ें पता है। तो एक लूसेंट की बुक ले लेना, उसे पूरा चार्ट डालना, यानी 4-5 बार पढ़ डालना, और जो आपके सारे क्वेश्चन हैं वो वहीं से आने वाले हैं। तो इतने ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो लूसेंट में सारे कवर हो चुके हैं। तो आप लूसेंट को पढ़ लेना, आपकी इंडियन जीके वहाँ से हो जाएगी। 7th है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो कौन थी? नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान या मुमताज़ महल। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है रजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले जीके के। हु रोड द फेमस बुक गीत गोविंद। तो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो बताइए, जो फेमस बुक है गीत गोविंद, ये किसने लिखी थी? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, जयदेव ने या मीराबाई ने। तो 8 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जयदेव। जो गीत गोविंद बुक है, फेमस बुक है, ये किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9th है, विच ऑफ द स्टेट डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डरी विद तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सी राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फिर फंस सकते हो अगर अच्छी तैयारी नहीं की होगी। 15 में से 12 क्वेश्चन तो सारे ही ठीक कर देंगे, मतलब 12 अगर आपने सिंपल पढ़ा होगा, जो 2-3 क्वेश्चन होंगे वहाँ पर ये थोड़ा आपको टफ करने की कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पर अटक जाओ। तो इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? तो कौन से की नहीं मिलती? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका। तो अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो तमिलनाडु के साथ केरल भी लगता है, कर्नाटक भी लगता है, आंध्र प्रदेश भी लगता है, मगर पहले क्या था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था। अब तेलंगाना अलग स्टेट बना दिया आंध्र प्रदेश से निकाल के। तो जो अब तेलंगाना है ये तमिलनाडु के साथ नहीं लगती, यानी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती। तो 9th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए 10 देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये मॉक टेस्ट मैंने डाला है। तो इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें एक मॉक टेस्ट दिया था, यानी इसी के आसपास जो आपका एग्जाम है वो रहने वाला है, यानी इसी टाइप का कुछ एग्जाम वो डालेंगे। 10th है, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 हैपन। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो बताइए कब हुआ था? 1939 से 43, 1939 से 45, 1934 से 36 या 1935 से 38। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है 1939 से 45। पूरे 6 साल हुआ था जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 था। तो कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11 देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ रहा है, कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, नई दिल्ली में है। तो बताइए जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है। 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th। हु वॉज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो बताइए कौन थे? गुरु हरगोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव। तो 12th का जो राइट आंसर है, सिंपली आपको आंसर बताता हूँ, वो है गुरु गोविंद सिंह। तो ये क्या थे? ये सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे। 12th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए 13 देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर क्या है सिंपली। तो रोम में है, पेरिस में है, हैग में है या वॉशिंगटन में है। तो 13th का राइट आंसर क्या है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है वो हैग में है। हैग का ये नीदरलैंड में है जगह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बाहर लग रहा है कुछ तूफान सा आ गया है, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। तो मौसम थोड़ा ख़राब है मगर हम तो रुकने नहीं वाले। तो चाहे कुछ भी हो जाए तैयारी बहुत बेहतरीन रखनी है, चाहे तूफान आए, लाइट चल जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रुकना नहीं है। 14th है, इन इंडिया अ नेशनल अवार्ड इज गिवन टू वुमेन मैन फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स विच इज़ कॉल्ड। तो भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिला पुरुषों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो बताइए जो हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाता है, यानी स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, वो कौन सा अवार्ड है? सिंपली ये पूछ रहा है आपको। तो भारत पुरस्कार है, नेहरू पुरस्कार है, उर्वशी पुरस्कार है या अर्जुन पुरस्कार। तो सबने सुना है कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार है। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 15th है, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो जलियांवाला बाग है ये किस शहर में है, आपको ये बताना है। तो फगवाड़ा में है, अमृतसर में है, गांधीनगर में है, फिरोजपुर में है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ है? ये अमृतसर में है। 15th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इस टाइप के कुछ आपको जीके के क्वेश्चन ये पूछने वाला है, तो कुछ यही लेवल रहेगा। जीके में तो आप कर लोगे, मुझे पता है इतना हार्ड नहीं है, मगर मैथ में थोड़ा लेवल इन्होंने अच्छा रखा है। तो मैथ की तैयारी आपने बहुत अच्छी करनी है। मैथ ऐसा है टाइम कंज्यूमिंग, यानी टाइम लगता है आंसर निकालने में, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो फंस सकते हैं। बाकी जीके, साइंस, रीजनिंग तो कर लेंगे, मगर मैथ की आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। जो लेवल है इन्होंने मैथ का अच्छा रखा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। और अगर आप
इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। ऐसे 180 टेस्ट मैंने बना दिए और हमारे ऐप में डाल दिया है कोर्स पूरा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके एचपी एग्जाम अफेयर्स लिखना है, वहाँ आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसमें आपको 180 प्लस डिटेल सोल्यूशन के साथ जो है टेस्ट मिलेंगे, यानी जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर होंगे विद सोल्यूशन। अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है तो पूरा सोल्यूशन के साथ होगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो पूरे आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं जितने भी आज तक इंडियन आर्मी के कंडक्ट हुए जीडी के, वो सारे मैंने उसमें डाल दिए। चैप्टर वाइज टेस्ट डालें, मैथ के, जीके के, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो पूरा एक पैकेज बना रखा है टेस्ट सीरीज के लिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बाकी जो ले सकता है वो ले लेना, 340 इसकी कुछ फीस रखी है वहाँ पर, तो आप एक बार देख लेना ऐप में जाके। बाकी फ्री में तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा यूट्यूब में, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है बाय नहीं कर सकते, थोड़ा परिवार से स्थिति ठीक नहीं होती, तो फ्री में यूट्यूब में सारे मॉक टेस्ट मैं कराने की कोशिश करूंगा। यानी आज एक कराया तो ऐसे 2 3 4 10 तो कराने की पूरी कोशिश रहेगी एग्जाम तक, तो ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लग जाए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्री में यूट्यूब में कराऊंगा, बाकी जो ले सकता है वो ऐप से ले लेना, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी हमारा काम है मेहनत करना, तो आपका काम भी मेहनत करना ही है। तो मिलके मेहनत करेंगे और इस बार अपनी सिलेक्शन कंफर्म करेंगे। साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। तो देख लेते हैं साइंस के कैसे क्वेश्चन आएंगे। 16th है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो बताइए प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 5 होते हैं, 1 होते हैं, 7 होते हैं, 3। तो बताइए 16th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 7th। वेबगोर आपने सुना होगा। ऐसे भी याद रख लो कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर से रेनबो बनता है। तो जो आपका प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 16th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17th है, हाउ इज हैवी वाटर यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है। तो बताइए जो भारी जल है उसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किसकी तरह किया जाता है? एक मॉडरेटर की तरह किया जाता है, एटॉमिक स्मैशर की तरह किया जाता है, कूलेंट की तरह किया जाता है, या फ्यूल की तरह किया जाता है। तो जो भारी जल है उसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे किया जाता है? मॉडरेटर की तरह किया जाता है। 17th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो पीडीएफ है मॉक टेस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, आपको अपनी जो तैयारी है उसका पता लग जाएगा। टू ग्रो प्लांट्स इन द सॉइल इट इज़ नेसेसरी टू हैव। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी होता है। तो बताइए अगर आपको मिट्टी में पौधे उगाने तो उस मिट्टी में क्या होना चाहिए? अब जो पौधे हैं वो उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देती है, तो इनको तो हटा दो। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है नाइट्रोजन। जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन होनी चाहिए, तभी जो पौधे हैं वो उसमें उग पाएंगे। 18th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th, विच गैस इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी अबंडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में है एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी गैस आपसे ये पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, या नाइट्रोजन है? तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सबको ही पता है, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो 78% कुछ है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये अबंडेंस में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। 20 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो बताइए जो नमक है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaCl है, NaOH है, HCl है, या CaOH है? तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है NaCl। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है जो सॉल्ट है उसका, यानी नमक का? NaCl। तो इजी इजी क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कहूँगा टफ है। तो 50 में से 40 क्वेश्चन तो अगर नॉर्मल पढ़ाई करोगे तब भी ठीक हो जाएंगे, उसके ऊपर जो निकलेगा वही सिलेक्शन लेगा। यानी 45 के अबव तो आपने करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। 2-3 मिस्टेक तो मैं मान लेता हूँ, चलो गलती से हो जाती है चाहे जितना भी पढ़ लो, मगर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन है बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि पढ़े लिखे तो दुनिया भर के घूम रहे हैं। बस ऐसा था पहले ग्राउंड नहीं निकल रहा था उनसे, अब तो सीधा टेस्ट देने को मिल रहा है, तो टेस्ट में तो आग लगा देंगे। तो आपने पूरी तैयारी रखनी है अपनी। 21 है, फिजिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस। तो जो शारीरिक कंपन से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, प्रकाश, गर्जन, या ध्वनि। तो 21 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ध्वनि, यानी साउंड। तो फिजिकल वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी ध्वनि। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी होता है? तो बताइए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें क्या चीज़ जरूरी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल तो जरूरी होता है। सूर्य का प्रकाश, हाँ ये भी जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हाँ ये भी जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी, यानी ये सभी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में ये सभी चीजें जरूरी है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 है, यूरिया फर्टिलाइजर इज। तो यूरिया अवरक है, डैश है, बताइए क्या है?
नाइट्रोजिनस है, पोटेशियम आधारित है, फॉस्फोरिक है या मिश्रित है? तो यूरिया फर्टिलाइजर क्या है? ये नाइट्रोजिनस है। तो 23 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। यूरिया फर्टिलाइजर क्या है? ये नाइट्रोजिनस है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 24 है, पोलियो इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो जो पोलियो किसके कारण होता है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, तो बताइए पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं, कवक या वायरस? तो जो पोलियो है वो किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। जो 24 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। पोलियो किस कारण होता है? वायरस के कारण ये होता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 25 है, द सिटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ड्यू टू? तो दूध में दही का जमना डैश से होता है। तो दूध में जो दही का जमना होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टोबिलिसिस, खमीर, फफूंदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो मिल्क है उसको कुछ नापने के लिए, कुछ चेक करने के लिए उसमें कितना वो है दूध, तो लैक्टोमीटर कुछ होता है। तो लैक्टो आपको बताइए दूध से रिलेटेड है, तो आप ऐसे भी तुक्का लगा लेना, अगर आपको आंसर भी नहीं पता होगा तो वो क्या होगा? लैक्टोबिलिसिस। तो ऐसा सब कुछ नहीं पता होता, मगर कहीं कहीं थोड़ा अंदाज़ा भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 के 50 आपको आते होंगे। आपको मान लो 44 क्वेश्चन आते होंगे, 5-6 क्वेश्चन में आपको थोड़ा अंदाज़ा भी लगाना होगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है तो ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे ही आप जो है सारे क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। हमेशा सारे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये जो आपका इसका है, दूध में दही का जमना डैश से होता है, तो लैक्टोबिलिसिस से होता है। लैक्टो क्या है? ये थोड़ा मिल्क से रिलेटेड है, तो ऐसे अब याद रखना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 26 है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जो आपका ऑक्सीजन है उसकी खोज किसने की? एल्बर्ट आइंस्टीन ने की, जॉन एम्बुरे ने की, ग्राहम बेल ने की या जोसेफ प्रेस्टील ने की? तो बताइए किसने की? जो ऑक्सीजन है उसकी खोज की है जोसेफ प्रेस्टीली ने। ठीक है, तो ये स्पेलिंग पता नहीं इंग्लिश में ठीक होगी नहीं होगी या हिंदी में जो लिखी हुई है। तो जोसेफ प्रेस्टील कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। तो जोसेफ प्रेस्टील, ठीक है, ऐसे याद रखना। यहाँ प्रेस्टील ही लिखा है, तो मेरे को भी अभी कंफर्म नहीं है, मगर इतना नाम तो मेरे को याद है कि जोसेफ प्रेस्टील कुछ उनका नाम था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी वो जोसेफ प्रेस्टील थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ओरियन? तो ओरियन क्या है? ओरियन आपको बताना क्या है? तारामंडल है, उल्का है, काशगंगा है, ग्रह है? तो ओरियन क्या है? ये कॉन्स्टलेशन है, यानी तारामंडल है। 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओरियन क्या है? ये एक तारामंडल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28, व्हाट इज द रीजन फॉर एसिड रेन? तो तेजाब की बारिश का क्या कारण है? यानी जो एसिड रेन होती है वो कैसे होती है, किसके कारण होती है? मुद्रा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। यानी जो व्हीकल्स हैं उनसे इतना सारा नाइट्रोजन, जो आपके हार्मफुल गैसेज है वो जाती है एटमॉस्फेयर, उससे क्या होता है जो एसिड रेन होती है उसके साथ वो मिल जाती है और एसिड रेन बन जाती है। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? एसिड रेन होती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है। गोइटर, स्कर्वी, बेरी रिकेट? तो बताइए आयोडीन की कमी से क्या होता है? 29 का जो राइट आंसर है वो है गोइटर। ठीक है, तो गोइटर है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोइटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोटल आपको साइंस के 15 क्वेश्चन आने वाले। तो साइंस का भी एक अच्छा वेटेज है एग्जाम में। जीके के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन। अभी आपको मैं मैथ के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो मैथ के तो अच्छे क्वेश्चन डाले थे। जो आपका ये पेपर मैंने लिया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो कुछ इस टाइप का ही पेपर आपका रहने वाला है। विच कलर्ड ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब्स द मोस्ट हीट? तो किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? तो बताइए कौन सी जो कलर की ऑब्जेक्ट है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है? तो ये तो हमें पता ही होता है, कभी कभार हमें बोलते भी है कि काली रंग की टी शर्ट मत पहनो क्योंकि इसमें गर्मी लगेगी, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो सफ़ेद, काले, इनमें से कोई नहीं, हरी। तो इसका राइट आंसर है काले। जो काले रंग के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइंस के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। फिर से आपका जो इंडियन आर्मी जीडी की टेस्ट सीरीज है वो मैंने बना दी है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, या फिर प्ले स्टोर में जाके एचपी एग्जाम फेल लिखना, वहाँ भी मिल जाएगा। पूरा अग्निवीर का जो आपका टेस्ट सीरीज है मैंने बना दिया, और 180 प्लस मॉक टेस्ट है विथ डिटेल सोल्यूशन। तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत से बनाया आपकी, ताकि आपकी सिलेक्शन में कोई भी बाधा नहीं है, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो उन मॉक टेस्ट को जरूर चेकआउट करना। बाकी अब मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स अच्छी है, ऐसा नहीं कहूँगा 15 में से 15 क्वेश्चन हार्ड है, 15 में से 10-12 आसान होंगे, मगर 3-4 क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं अगर अच्छी तैयारी नहीं की। तो पहले 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या दिया, तो हिंदी में पढ़ूंगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स हिंदी वाले होते हैं, आपको पता है अग्निवीर में। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने में? तो देखिए, अगर 10 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं
तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो आपका काम है वो तो सेम रहने वाला है, यानी 10 × 4 ये जो आपका काम है ये सेम रहेगा। 10 आदमी 4 दिन में कुछ काम कर रहे हैं, ये इतना ही रहेगा। ये किसके बराबर होगा, जो 5 आदमी कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो जो आपका काम है वो सेम रहने वाला है। तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब x यहाँ पर है आपका, x यहाँ पर था ना आपका, और 5 यहाँ पर इंटू हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 10 × 4 दूसरी साइड था, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम 5, 5 1 जा और 5 2 जा, तो 5 2 जा 10 होता है, 2 × 4 क्या हो गया 8। तो इसका राइट आंसर क्या है 8, यानी 8 दिन में जो 8 मैन 5 दिन में उस काम को कर देंगे। अगर 10 आदमी 4 दिन में उस काम को करते हैं तो 5 दिन में 8 आदमी उस काम को कर देंगे। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए, पहले खुद ट्राई करना सॉल्व करने की, उसके बाद ही वीडियो में देखना। तो आपको आंसर तो मैं सारे बताने वाला हूँ। 32 है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, वट इट्स रेडियस। तो कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, उसकी त्रिज्या है। तो आपको एक बार फिगर बना के बताता हूँ कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसका एरिया हमें बता दिया कितना है 154। तो 154 है, पूछ रहा है जो इसकी रेडियस है वो कितनी होगी। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू है। आर स्क्वायर को यहीं लिख लो और 154, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। फिर हमें रेडियस निकालनी है, तो आर स्क्वायर को यहाँ दो, 154 है। अब यहाँ 22 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 22 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, दूसरी साइड यहाँ डिवाइड हो रहा है 7, तो मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। तो अगर आप इसको काटोगे तो 11, हम किससे काटें इसको, अगर हम 2 से काटें तो आपका यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ 77 आ जाएगा। फिर यहाँ एक बार और काटोगे, 11 7 जा 77, तो 7 × 7 कितना होता है 49 होता है। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। अगर 49 का आप रूट करोगे तो 7 आएगा, तो रेडियस क्या आई इसकी 7 आई, तो 7 इसका राइट आंसर है। यानी अगर एक सर्कल का एरिया 154 है तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, वो 7 होगी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो वैसे तो मैथ्स आपको अगर नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो पहली बार ही कर रहे होंगे, तो जो मैथ्स है उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, यानी आपके टॉपिक वाइज सारे लेक्चर उसमें बने हुए हैं, तो उन्हें देख लेना। मैथ्स एकदम सिंपल वे में समझाइए, बहुत अच्छी तरह से वो जो लेक्चर है वो मैंने बना रखे, तो आपकी जो मैथ्स है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आर्मी का किसी भी एग्जाम का मैथ्स जो होगा वो कवर कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट चैनल में बनी है, बाकी मर्जी आपकी अगर देखनी होगी। 33 है, इन अ राइट ट्रायंगल द एंगल्स आर। तो एक राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में कोण है, तो बताइए एक समकोण त्रिभुज क्या हुआ, एक राइट ट्रायंगल हुआ। तो राइट ट्रायंगल की सबसे पहले आपको एक शेप बताता हूँ, शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। तो जो एक एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जो ये एंगल है ये कितना होता है 45 डिग्री का होता है, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होता है। टोटल कितना हुआ 180 डिग्री, जो सारे एंगल होते हैं इनका सम होता है। तो बताइए क्या एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 90 45 45 कहाँ है, आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज में कोण होते हैं 90 45 45, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं 90 का एक होता है ये, और बाकी दो होते हैं 45 45 के। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 34 देखते हैं, वट इज 25% ऑफ 200। तो 200 का 25% कितना होगा, तो इसको कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं ये भी एक बार करके दिखाता हूँ। तो हमें क्या बोला है 200 का कितना निकालना है 25%, तो 25% का मतलब 100 से डिवाइड कर दो। अब इसे 0 से 0 काटो दोनों, 2 × 25 कितना होगा 50, तो 50 ही इसका राइट आंसर है। यानी 200 का 25% 50 होता है। तो इसे देख के भी बता सकते हैं, तो बाकी मैं थोड़ा करके दिखा दिया। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो अभी तो थोड़े ईजी से आ रहे हैं, आगे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आपको टफ आ सकते हैं, तो जो टफ है वो गलत नहीं करने। द नंबर 20% मोर देन 80 इज। तो 80 से 20% अधिक संख्या है, तो जो 80 है उससे 20% अधिक संख्या, तो आपको मल्टीप्लाई किसने करना है 100 में 20 को प्लस करके लिखना है, 120/100। तो आपको सीधा मिल जाएगी कि 80 से 20% अधिक जो संख्या वो कितनी होगी, 100 में प्लस कर देना 20 को, तो 120/100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ एक 0 है, 0 से 0 काटो, यहाँ 0 है, 0 से 0 काटो। 8 × 12 कितना होता है 96 होता है, तो 96 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 80 से 20% अधिक संख्या कौन सी होगी 96 होगी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 36 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours वेल बी कैन डू इट इन 24 hours, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उस काम को अकेला पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो देखिए जो ए है वो एक काम को 8 घंटे में कर रहा है,
बी उसी काम को 24 घंटे में कर रहा है, तो अगर दोनों मिलके उस काम को करते तो कितने घंटे में होगा, तो सीधी सी बात है और कम टाइम लगेगा। तो वो जो ए का एक दिन का काम है वो कितना होगा, वो होगा 1/8। ठीक है, ए का जो एक दिन का काम है 1/8, क्योंकि 8 घंटे में कर रहा था तो 1/8 लिख लेना। फिर प्लस करना, जो बी है उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/24। ठीक है, 1/24। तो ऐसे करना आप। तो जो 1/24 यानी 24 घंटे में वो करता था, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 24। ठीक है, 8 कितने ज़ा 24 होता है, 3 ज़ा 24 कितने ज़ा 24 होता है, 1 ज़ा होता है, तो आपका 4/24 आएगा। अब इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1/6, यानी 1/6 इनका दोनों का एक दिन का काम है। तो इसको अगर आप पूरा टोटल काम करना है तो क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, बस 6 इसका राइट आंसर आएगा। तो 6 क्या है, वो दोनों अगर मिलके काम करें तो 6 घंटे में उस काम को खत्म कर देंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर मैथ आपने अच्छे से करी होगी तो आप इजीली कर लोगे, मगर कुछ क्वेश्चन आपको घुमा भी सकते हैं। मगर ऐसा है, मेहनत करोगे तो मैथ तो फ्री के नंबर होते हैं, आपको सामने आंसर आ रहा है और ये कभी गलत नहीं होगा। जीके में क्या होता है, तुक्का भी लगाना होता है कभी कभार कि हाँ सब कुछ नहीं पता तो गलत हो भी सकता है, और मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में तो भैया पूरा आंसर निकालते हैं हम, तो आंसर अगर गलत आने का सवाल ही नहीं होता अगर आपको आती होगी चीज़ें। अब देखिए एवरेज निकालना है, 3696 का एवरेज क्या होगा, तो 3 + 6 + 9 + 6, टोटल कितने 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी आपकी। 3 + 6 9 होता है, 9 + 9 18 होता है, 18 + 6 24। अब 24 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो एवरेज क्या है, 6 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो सिंपली आंसर आ गया। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस मेहनत आपने करनी है। अब एक बार आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन मेड अ लॉस ऑफ 10% व्हेन ही सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹450, वट वॉज द कॉस्ट प्राइस। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 में बेचा, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। अब मान लीजिए जो वॉच है उसकी कीमत कितनी है, एक्स है। अब उसने 10% जो है हानि यानी नुकसान में बेचा, तो 10% हानि में बेचा, तो 10 में से 100 में से 10 माइनस करो, 90/100 लिख दो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 450 के बराबर होगी। यानी जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी उसका 90% कितना होगा, 450 होगा, क्योंकि 10% हानि में उसने बेचा था। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमें उसकी ओरिजिनल कीमत पता लग जाएगी। तो x यहाँ लिखो, 450 है इंटू 100 है। अब 90 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, 100 वहाँ गया तो मल्टीप्लाई होगा, 90 मल्टीप्लाई थोड़ा डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 9 5 45 होता है, तो 50 × 10 कितना होगा, 500, और 500 इसका राइट आंसर है। तो जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी वो 500 रुपये थी, 10% नुकसान में बेचेगा तो कितने की बिकेगी, 450 की। तो आपको पूरा आंसर आपके सामने आ गया। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बाहर तो बहुत तूफान चल रहा है, बहुत आवाज़ आ रही होगी, अगर आपको माइक में आ रही है नहीं मुझे पता नहीं है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन लग नहीं पा रहा पूरा टैब में, मगर चलो करते हैं, करना तो है ही। 39 है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 289 मीटर 161 मीटर रिस्पेक्टिवली, इफ सो फाइंड द अदर साइड। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई क्रमश 289 मीटर और 161 मीटर में है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करो। तो कहना क्या चाहता है, एक आपकी जो है रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है कुछ इस टाइप की है, ठीक है, तो उसका एक डायगोनल हमें दे रखा है, कितना है, 289। ये लो जी लाइट भी चलेगी, तो भगवान तो चाहता है भैया बहुत संघर्ष करना है हमें, चलो कोई नहीं करते हैं। एक डायगोनल उसका 289 है और एक साइड हमें बोलिए 161 है। आपको जो ये वाली साइड है ये फाइंड करनी है। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, जो उसकी एक डायगोनल होगा जो 289 है, इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, 161 का जो स्क्वायर है प्लस जो आपकी ये साइड है, तो ये साइड हमें पता नहीं, इसको x को लिख दो, x का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो 289 का स्क्वायर है उसको प्लस करो, माइनस करो, 161 इस साइड है तो उधर जाके 161 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको फाइंड करना है। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम बची है, तो कैसे होगा, इसका जो आंसर है वो ऐसे निकलेगा, 289 का स्क्वायर माइनस 161 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 240 मीटर्स आ जाएगा। तो 240 मीटर्स इसका राइट आंसर है। तो इसको 289 का स्क्वायर करना माइनस उसमें से क्या करना है, 161 का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी उसका रूट करना और 240 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 40 है, रवि बॉट अ शर्ट फॉर 800 एंड सोल्ड इट फॉर 900, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, तो उसका कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ, तो कितना हुआ। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है,
जो सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपये, ठीक है। 900 रुपये में उसने बेची, खरीदी कितनी थी 800 रुपये में, उससे माइनस करो 800 रुपये को, डिवाइड करो कॉस्ट प्राइस कितना था शर्ट का 800 रुपीज़ इंटू 100, और आपका जो मुनाफा है वो आ जाएगा। तो 900 में से जब 800 गया तो कितना बचेगा 100 ही बचेगा। नीचे कितना है यहाँ पर 800 था तो 800 लिख लो। इंटू में क्या दे रखा है, इंटू में देखिए यहाँ 100 था तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 100 को जो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 जा और ये हो गया 50 जा, ठीक है। तो 50 को जो 4 से डिवाइड करोगे तो 25/2 और ये लास्ट में क्या आएगा 12.5। तो जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है, ऑप्शन डी 12.5% है। तो जो आपका इसका राइट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 का वो आंसर है ऑप्शन डी 12.5%। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। अब एक और आ गया 41 का, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4 है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस वाई हमें दिया है ये कितना है, ये 4 के बराबर है, तो दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, कोई चेंज आएगा नहीं। फिर x प्लस वाई का क्यूब है तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है अगर x प्लस वाई को क्यूब आपको ओपन करना है। फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब हमें देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए था, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये हमें आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई कितना है, एक्स वाई वाई हमें पता है यहाँ पर 4 है, तो एक्स वाई की जगह हम क्या लिख देंगे 4 लिख लेते हैं, इसको हटा दीजिए, एक्स वाई की जगह 4 लिखेंगे तो ये क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ 12xy इक्वल टू 64। अब हमें इस एक्स वाई को सॉल्व करना है और हमारी आंसर आ जाएगा। एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाली स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4। इसमें एलसीएम ले लीजिए, एक्स वाई आएगा तो y प्लस एक्स इक्वल टू 4, एलसीएम आप जब लोगे y प्लस एक्स हमें पता कितना है ये 4 था, तो 4/xy इक्वल टू 4। तो जो 4 से 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें पता लगी 1 है। तो हमारी जो पहली वाली स्टेटमेंट थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 एक्स वाई था, एक्स वाई की जगह आपको क्या लिखना है 1 इंटू 1 इक्वल टू 64। ये यहाँ क्या था एक्स वाई था पहले, अब 1 आ गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 64 में से आपको -12 करना है, यहाँ प्लस था वहाँ गया माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 52 आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 52 आएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी और आप इसको कर पाओगे, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। और ये टाइप के क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर देंगे। तो हमने गलत तो कुछ नहीं करना, अगर सिलेक्शन लेनी है तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते। 42 है, व्हेन अ बैट्समैन स्कोर्स 80 रन्स इन द 6th इनिंग हिज एवरेज इंक्रीजेज बाय 5, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 6th इनिंग। तो कहना चाहता है एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी के बाद 80 रन है, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है, छठी पारी के बाद जो उसकी औसत है वो क्या है। तो मान लेते हैं जो उसकी औसत है, ठीक है, औसत कितनी है, जो पहली औसत थी वो थी x, ठीक है, x उसकी औसत थी और 6 पारियां वो खेलता है, 6 पारियां खेलने के बाद जो औसत है वो कितनी बढ़ जाती है 5 से बढ़ जाती है। तो उसका जो स्कोर है वो इतना आएगा छठी पारी में, ठीक है। और जो उससे पहले 5 पारी खेली थी उसमें उसका औसत टोटल रन कितने थे 5x, ठीक है, x क्या है x उसकी एवरेज है। जब एवरेज को आप पारियों से इंटू करोगे तो टोटल रन आपको पता लग जाएंगे। मान लीजिए उसने एक पारी में 10 रन मारे, एक में 20 मारे, एक में 30 मारे, तो ऐसे आपको जो इसको प्लस करोगे वो कैसे पता लगेगा, जो इसका एवरेज होगा, एवरेज मान लीजिए आप इसको 4 था और जो आपकी पारियां हुई थी, पारियां कितनी 5 पारियां हुई थी, तो 5 इंटू 4 करो तो 20, आपको पता लग जाएगा इसकी एवरेज है। तो वैसे ही 5 पारियों की जो उसका स्कोर था टोटल वो कितना था 5x, ठीक है, 5 इंटू जो एवरेज थी। छठी पारी में जो उसकी टोटल स्कोर होगा कितना होगा वो x प्लस 5 होगा, क्योंकि जो औसत है वो 5 से बढ़ जाती है, पहले तो x थी अब 5 से बढ़ जाएगी जब वो छठी पारी खेलेगा। तो हमें पता है जो 80 रन है वो उसके छठी पारी में थे, यानी ये आपकी छठी पारी में टोटल रन है और ये आपकी 5वीं पारी के। तो छठी पारी में से 5वीं पारी के जो टोटल रन है उन्हें माइनस करोगे तो 80 रन आने चाहिए, क्योंकि छठी पारी में उसने 80 रन मारे थे। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6x प्लस 30 माइनस 5x इक्वल टू 80। तो देखिए 6x में से माइनस 5x है तो x बच गया, यहाँ प्लस 30 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 80 में से जब 30 माइनस होगा तो कितना बचेगा 50। तो 50 इसका राइट आंसर है, यानी जो उसकी छठी पारी के बाद जो उसकी औसत होगी वो 50 रन की होगी। अब ये बोल रहा है जो उसकी औसत थी वो 5 से बढ़ जाती है, तो ये तो x की वैल्यू निकाली ना हमने जो उसकी एवरेज थी, मगर छठी पारी के बाद जो एवरेज है वो 5 से बढ़ जाती है, तो 50 इसका आंसर नहीं होगा, इसका 50
प्लस 5 होगा, तो 55 इसका राइट आंसर है, क्योंकि अभी तो हमने x की वैल्यू निकाली वो 50 थी और वो हमने माना था कि उसकी एवरेज थी जो ओरिजिनल थी, 5 तो बाद में बढ़ती है छठी के बाद, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन डी होगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हो, तो मैथ में आपको खास ध्यान देना है, बाकी जीके साइंस तो आप कर लोगे मुझे पता है, और मैथ में आपको नंबर नहीं छोड़ने, तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा तो दिमाग क्या लगाऊं, देखिए इन दोनों की 34.36 है और 86.56 है, इनको ऐड कर देना, ऐड करके भी दिखाई देता हूँ आपको वरना टाइम लगेगा। 34.36 और 86.56, ठीक है, इनको ऐड करो, 6 + 6 12, एक वहाँ पर गया तो 9 आ गया, 12 और 92 ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा देखने में अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके लिए। तो ये 9 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 1 वहाँ गया तो 120.92। अब ये आपका 45 है माइनस का, और ये प्लस 37.96 ये वहाँ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 45.67 और 37.96, जब इसको आप ऐड करोगे तो 83.63 आएगा, ठीक है, इसको ऐड करके लिख लेना। अब इसमें से 120 में से जब आप 83.63 को इसको माइनस करोगे, आपके जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का जो राइट आंसर है वो 37.29, तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सा प्लस माइनस है, ये दो वैल्यू मैंने पहले प्लस कर दी क्योंकि मेरे को पता है प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन था, ये मैंने देखा यहाँ पर प्लस का साइन था, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये भी इसमें ऐड कर दूंगा, टोटल में से जो ये दो नंबर का टोटल आएगा उससे ये वाला नंबर माइनस करके हमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। 44 है, ऑन एडिंग अ नंबर टू इट्स 2/3 पार्ट द सम इज 35, देन व्हाट विल बी द नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए नंबर क्या है x, ठीक है, x नंबर है, उसमें आपको ऐड क्या करना है 2/3 पार्ट, यानी 2/3 पार्ट उसी नंबर का ऐड करना है और आपका वैल्यू क्या आएगी 35। सिंपली यही बोलना चाहता है, एक संख्या के उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है, तो संख्या क्या होगी, तो वही चीज़ लिखिए, x में जो एक नंबर है उसमें 2/3 वही नंबर ऐड करना और 35 आता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ 3 ले लो, जब आप कॉमन लोगे एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 1 था नीचे, तो 3x प्लस 3 तो यहाँ था, तो ये 2x हो जाएगा इक्वल टू 35, ठीक है 35। तो 5x/3 इक्वल टू 35। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, x यहीं रख लो, 35 यहाँ दिया था, 35 यहाँ दिया है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा इंटू 3, तो 5 कितने से 35 होता है, 5 7 था, तो 7 5 से कितना हुआ, जो 7 3 से कितना हुआ 21, तो 21 इसका राइट आंसर है। 44 का राइट आंसर है 21। 21 में जब 2/3 पार्ट 21 का ऐड करेंगे तो 35 आता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 88। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर है जो कि 88 से विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, 9999, ये सबसे बड़ा हुआ ना 4 डिजिट का। तो आपको 88 से इसको डिवाइड करना है और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसको 88 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार डिवाइड करते हैं, तो 88 वन सा कितना हुआ, 88 हुआ, कितना बचा 11, 9 नीचे आ गया, ठीक है, फिर वन सा करो 88 हुआ, 88 में से 119 में से जब 88 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। अब ये 9 है, इसको भी नीचे ले लो, तो 319 है, तो 88 कितने सा, 88 3 सा होता है 264, 319 में से जब 264 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 55, ठीक है, 55 रिमाइंडर बच रहा है। तो 9999 से 55 माइनस कर दो, ये ऐसा नंबर है जो 88 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9999 में से अगर आप 55 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9944। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी सबसे बड़ा नंबर है जो 88 से विभाजित हो जाता है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यानी 45 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो मैथ का जो लेवल है वो अच्छा आने वाला है और टाइम कंज्यूमिंग हो गया, यानी ये मेरे को ही सॉल्व करते हुए देखो आप कितना टाइम लग गया। तो एग्जाम में जो मैथ है वो आपका टाइम ज़रूर लेगी, तो आपको मैथ की अच्छी तैयारी करनी है। बाकी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इजी इजी से क्वेश्चन आपको एकदम से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 10 लिखा है, तो 10 के बाद 16 हो रहा है, 16 के बाद 21, 21 के बाद 25, अगला पूछ रहा क्या आएगा। तो 10 के बाद 16 होने के लिए 6 बढ़ा, 16 से 21 होने के लिए 5 बढ़ा, 21 से 25 होने के लिए 4 बढ़ा, तो 25 से आगे क्या 3 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 28। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 28 है। तो देखिए रीजनिंग के तो ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लिखा है और इसे कोड किया गया है EFM
आई जे। तो डी के बाद ई आता है, देखिए एक बड़ा है, ई के बाद एफ आता है एक बड़ा है, एल के बाद एम आता है, एच के बाद जो आपका आई आता है, ठीक है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है। तो एक एक बढ़ा रहे हैं सब में। तो आपको क्या करना है, बॉम्बे लिखा है, बॉम्बे में एक एक वर्ड बढ़ाना है, जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है ना आपकी ए बी सी डी। तो ए बी, बी के बाद क्या आता है, सी आएगा, ठीक है। तो सी देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ओ के बाद पी आता है, तो देखिए वैसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सी पहले हमें पता लग गया, तो यही इसका राइट आंसर है, यानी एक एक इसमें बढ़ा रखा है। फिर है टोपी सिर, टोपी को सर में पहनते हैं, चश्मे को क्या पहनते हैं, आंखों में पहनते हैं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी आंखें हैं। 49 है, यदि टॉम का मतलब 48 है, DILK का मतलब 36 है, तो हैरी का क्या मतलब होगा। तो जो आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आपने क्या करना है, एग्जाम से पहले ही लिख लेनी है। आपको एक रफ शीट मिलेंगे जिसमें आपको अपनी कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो एग्जाम से पहले मिल जाती है। उसमें क्या करना, ABCD ऐसे लिखना और नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 ऐसे Z तक लिखना। टोटल कितने 26 लेटर होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं आपके, तो नंबरिंग कर देना। अब जो आपका टॉम है, टॉम है, अगर टॉम के आप अल्फ़ाबेट इनको देखोगे तो क्या आएगा, 20 प्लस 15 प्लस 13, जब इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 48 आ रहा है। तो जो अल्फ़ाबेट हैं इसके वो कहाँ पर है, वो ऐसे हैं। तो आपको हैरी है पूरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज में देखना है, हैरी जो है उसके अल्फ़ाबेट हैं वो कहाँ कौन कौन सी पोजीशन में है। तो अगर आप हैरी के देखोगे तो हैरी का है, एच का है 8वीं पोजीशन में, ए का है, ए सबसे पहले होता है तो 1 हो गया, +1। जो आर है वो 18वीं पोजीशन में है, फिर आर वापस 18वीं में है, और जो वाई है वो कौन सी 25वीं में। तो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, जो इसका ऐड करने में आएगा वो आएगा 70 आएगा। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी 70 है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, तो श्रृंखला को देख लो। 8 के बाद क्या हो रहा है, 16 आ रहा है, तो इंटू 2 हो रहा है। फिर 16 के बाद 48 आ रहा है, तो क्या होगा, इंटू 3 होगा। तो 48 के बाद जो आएगा वो इंटू 4 होगा, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 48 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 16 24 32 हो गया। 4 4 16 192, तो 192 आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी यहाँ पर क्या आएगा 192। फिर इसके बाद 5 से इंटू करोगे 960, 6 से इंटू करोगे तो 5760। तो 50 का राइट आंसर 192 है। तो जल्दी जल्दी आपको पूरा मॉक टेस्ट करा दिया। लाइट भी नहीं है तो आंखों में बहुत मेरी भी दर्द सी लगी है अब इसको देख देख के। तो पूरा मॉक टेस्ट करा दिया। आपको अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और जो आपकी अग्निवीर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतरीन बना दूंगा। तो बाकी आज के लिए हम इस क्लास को इतने रखते हैं। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।